बार करना भी मुश्किल है। ठीक है, लास्ट टाइम जो 10th आई थी सच में निकम्मी आई थी, उनको बहुत मार मार के जैसे पढ़ाना होता है ना वैसा किया था मैंने। बट दिस टाइम आई एम थरो विद माई होमवर्क, मुझे पता होमवर्क में क्या देना है आप लोग को, कैसे करवाना है। आई वांट कि इतने अच्छे हो जाओ कि मैथ्स एंड में आकर वही लगे कि डाउट्स क्या है बताइए मैम, बस हो जाए, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन ना आए, बाकी सब हम कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना वो आपकी बुक का चैप्टर 3 है। दो बुक्स मैं तुम्हें जरूर कहूंगी खरीदो, वो है एक एनसीईआरटी तुम्हारी अपनी मेन, और एक है ये एग्जाम्पलर, है ना। ये 140 रुपए की बुक आती है, ऐसी की ऐसी खरीद लो विदाउट सॉल्यूशन। ठीक है, सहज आपने भी अगर खरीदनी है ना तो आई वुड रिकमेंड, द ओनली बुक आई रिकमेंड इज बिकॉज 50% पेपर इसमें से आता ही है। ये एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऑनलाइन भी है, इसके पीडीएफ आपको नेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। बट इफ यू बाय दिस इन द बुक फॉर्मेट ना, ये एनसीईआरटी बुक है, एग्जाम्पलर के फॉर्म में ना ऐसे लिखा हुआ, पूरी एनसीईआरटी की टाइप है, और बाइंडिंग के साथ, वैसे 100 रुपए की बुक है, बाइंडिंग के साथ लेते हो तो 140 की मिलती है, जो मुझे मिली थी, तो ये ले लेना, जरूर खरीदना। और इसमें से आपका पेपर भी आप चेक करोगे ना ऑनलाइन का सारा, 9th का भी चेक करना, 10th का भी, सब इसमें से आता है, इनफैक्ट 6th से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बुक्स हमने लेनी ही लेनी है, सीबीएसई रिकमेंड करता है, मैं भी कहती हूँ ये दोनों बुक्स खरीदो। आपके काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी जो अभी एग्जाम्पलर में पेपर में आए भी हैं वो यहीं से आए हुए हैं। चैप्टर 3 है, लिखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर 4 था आपकी 9th क्लास का, है ना। 9th क्लास में चैप्टर 4 क्या था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये टू वेरिएबल्स हमारे x और y कोऑर्डिनेट को शो करते हैं, x और y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको शो करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, और ये y डैश। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो x को शो करता है, y जो है वो y को शो करता है ना, y एक्सिस को शो करता है, उसके पॉइंट्स को शो करता है। और c होती है कांस्टेंट टर्म, राइट, जो ना x पे है ना y पे है, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, राइट। अब आपको अगर मैं कोई भी इक्वेशन देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाली इक्वेशन दी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन दिस लाइन। देखो एक होता है इस इक्वेशन की एल्जेब्रिक फॉर्म, ये हमने एल्जेब्रिक फॉर्म लिखी है। जब हम इस इक्वेशन का एक और वे निकालेंगे, जब इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे तो वो हो जाती है इसकी ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, तो अब मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि x जो इसमें x ये वाला है, ये शो कर रहा है x एक्सिस को, है ना, यहाँ पर पॉइंट्स को 1 2 3। तो मैं कैसे इसको प्लॉट करूंगी, कैसे हम किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को, वो किसी भी फॉर्म में हो, उसे हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं, तो हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। अगर इक्वेशन है तो इसको बैलेंस होना चाहिए। अब जब इक्वेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम x एंड y की वो वैल्यूज डालेंगे जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो x एंड y की कौन सी वैल्यू डालें, फॉर एग्जांपल मैं सबसे इजी देती हूँ कि x को 0 रख दो, y कितना आ जाएगा 2, y को 0 कर दिया, x कितना आ गया 3। सेट समझ में आ गया ये। यस मैम। तो इसको अब आपने ग्राफ पे प्लॉट किया, वैसे हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, लेट मी टेक अनदर पॉइंट। इफ आई टेक x as 6, तो y will be equal to minus, ठीक है ना, x को 6 लिया, y will be -2। समझ में आ गया ना ये। तो यहाँ से 0 2 ये वाला पॉइंट हो गया, 3 0 ये वाला हो गया, और 6 4 5 6 ये वाला, 6 और -2 कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, ये -1 ये -2। अब हमने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से।
मतलब बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू डू इट कि 3 पॉइंट्स लेकर हमने इनका पाथ ट्रेस किया। ठीक है, तो ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमेशा क्या बनाती है? तो पहला क्वेश्चन हमारा, जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है जो लिखोगे, ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पूछा था ना, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब जो हमारा 10th का बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड, जो 2-3 सालों से या 3-4 सालों से पैटर्न मैं देख रही हूँ, वो कहती है आपको 9th भी आती हो, आपको 8th भी आती हो, 8th की मैथ्स भी, 9th की मैथ्स भी आपको टिप्स पे हो, बिकॉज वी कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट पेपर ऑल्सो, दैट क्लास ऑल्सो। एंड सच में कह रही हूँ, इस साल भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके वाला ही है, जो तुम्हारा सर्कल्स में वो एंगल्स का क्वेश्चन होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स और हाफ ऑफ दैट एंगल, है ना, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपकी 9th क्लास का आया हुआ है। और किसी बच्चे ने मुझे पूछा भी कि मैम 9th का क्वेश्चन है तो क्या फिर ये ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? मैं कहा बिल्कुल नहीं मिलते, आज तक नहीं मिले, अभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ना ये एक सिंगल इक्वेशन की हुई है इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अपने 8th क्लास में ना, 2x + 5 इक्वल टू, लेट मी से 11, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 11 - 5, x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो अगर मैंने इसको लिखा है, इसका सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट होता है? लाइन ड्रॉ करते हैं, अकेली एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, नंबर लाइन, तब उसको हम नंबर लाइन को करते हैं तो स्मॉल एक्स के साथ शो करते हैं, और अगर एक्सिस बनाते हैं तो कैपिटल एक्स लेते हैं। 0 लिया, आप यहाँ पे लोगे 1, 2 और ये 3, और यहाँ पर इसको शो कर दोगे, तो इसका सॉल्यूशन इज अ पॉइंट, इसका सॉल्यूशन इज अ पॉइंट। लेकिन इसी को मैं 2 वेरिएबल्स में बता सकती हूँ, किया हुआ ना आपने? हाँ, 2x + 0y + 5 इक्वल टू 11, इसका सॉल्यूशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? linear equation in 1 variable is a point, solution is a point, but in 2 variables it is a collection of all those points, और उससे हमारे पास बन जाती है straight line। तो straight line is nothing but a collection of many points, और वो कौन से वाले पॉइंट्स होंगे जो एल्जेब्रिकली इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गया लिंक क्या है? इस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट वो होगा जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बैलेंस करेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेगा। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन के होते हैं सॉल्यूशंस, और ग्राफ पे वही बन जाते हैं पॉइंट्स। ठीक है, और ये कितने सारे सॉल्यूशंस होते हैं इसके? इनफाइनाइटली मैनी, एक सिंगल लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसे हम आपको ग्राफ पे शो भी कर देते हैं, मैं इसको काफी बार आपके सामने ओपन भी करती हूँ, और अभी थोड़ा बहुत सिखाने के लिए ना साइंटिफिक मटेरियल, ये ना एक ग्राफिंग कैलकुलेटर है। ठीक है, तो इस पे हम उस लाइन को शो करते हैं, सो देन इट बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जो मैं अभी टाइम लगा रही हूँ ना, सच में कह रही हूँ, आफ्टर अ वाइल ना समझ में आएगा, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो लाइन बन रही है ना, तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट दिखाया, देखो 0, 2, और अगर मैं इस पॉइंट को मूव कर रही हूँ, आई ट्राई मूव, सी आई कैन सी मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, उसमें से कुछ इंटीजर पॉइंट्स भी है, कुछ फ्रैक्शंस में भी आ रहे हैं, राइट। सो देयर आर मेनी पॉइंट्स, और ये कब तक चलता रहेगा? अनएंडिंगली इसको चलाते रहो, जितना मर्जी इसको, ठीक है ना, जितना मर्जी इसको जूम आउट हम करते रहे, छोटा करते रहे, ये हमारे पास अनएंडिंगली ये लाइन चलती रहेगी। समझ में आ गया? अब आते हैं जो हमारा अब करंट वाला चैप्टर है, उसमें क्या काम आता है। स्ट्रेट लाइन तो समझ में आ गई हमें। हमारा जो ये चैप्टर है ना आपका, जो क्लास 9th में चैप्टर था वो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो हमारा अब चैप्टर है ना, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, सबसे पहले ना इसका यूज कहाँ होता है, बिकॉज मैथ्स में ना मुझे काफी लोग कहते हैं मैम इसको हम फाइनली यूज कहाँ करेंगे? गेमिंग तो सब करते हैं, हम गेम्स वगैरह तो सब खेलते हैं, राइट? तो काफी बार एक गेम आती है कि आपके पास एक पिस्टल है यहाँ पर और एक टारगेट है, आपने उसे शूट करना है, या सॉकर प्ले करते हैं, बॉल हिट की, या बैट या क्रिकेट प्ले करते हैं, बॉल को हिट किया। तो आपको पता है बॉल का टारगेट कि आप अगर इस तरह से स्विंग करोगे तो बॉल ऐसे जाएगी, और अगर हिट करोगे इस तरह से तो वो यहाँ पर जाके हिट करेगी। तो ये जो सारा सिस्टम बना हुआ है ना बैक एंड में, लीनियर इक्वेशंस के साथ ही बना है। आई विल नॉट से लीनियर इक्वेशंस, बट काफी सारी इक्वेशन जिसमें लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टारगेट को शूट करना है और प्लेन इधर जा रहा है, तो मुझे स्ट्रेट लाइन में शूट करना है। समझ में आ गया, राइट? या फिर जब आपके रेलवे रूट्स डिसाइड होते हैं, आपस में दो ट्रेन क्लैश ना करें, समझ में आया? तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है, उनके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम देखें तो हमारे साथ यही चीजें आती हैं, इक्वेशंस ही बैकएंड में वो सॉफ्टवेयर में बनती। समझ में आ गया? और अगर आपको देखा होगा, अगर आप गूगल मैप भी चेक करते हो तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो दो फॉर्म में लिखे जाते हैं, आपको दिखा जाएगा। अगर आप अपने घर के भी कोऑर्डिनेट्स चेक करोगे ना, एक नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जरूर लिख दिया होगा, ऐसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट लिख देते हैं, बट देन वी हैव ओनली टू कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्शन वाइज वो बता देते हैं कि ठीक है ये नॉर्थ साउथ है, बट हमारे पास एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो बसेस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, आपके स्कूल की बस आपको कहाँ पिक करने आएगी, कॉमन स्पॉट स्टॉप जो कैसे डिसाइड किया जाता है, वो यही सब कैलकुलेशंस बैक एंड में चलती हैं। जो फिजिबिलिटी है वो इसी के हिसाब से डिसाइड की जाती है। अब हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? मैंने एक इक्वेशन बताई आपको, 2x + 3y = 6। ठीक है, इसके साथ ही मैं दूसरी इक्वेशन रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई से लेट मी से 3x + 5y = 9। ये दोनों इक्वेशंस आपस में जब हम इसको लिख देते हैं ना इकट्ठा, इन दोनों को इकट्ठा लिखकर इनके बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं कि इनका बिहेवियर क्या होगा, that is what we say is system of linear equation in two variables, when we talk about two equations in two variables, ये सिस्टम बन जाता है। सिस्टम कैसा हुआ? 2x + 3y = 6, इसको ग्राफ पे इंडिपेंडेंटली प्लॉट किया, क्या बना? स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही 3x + 5y = 9, ये भी क्या बना? स्ट्रेट लाइन। अब ये दो स्ट्रेट लाइंस आपस में अपना अपना जा रही है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन अपना गई, दूसरी वाली भी कुछ ऐसे जा रही है, लेट मी से। तो इनका आपस में बिहेवियर क्या है? तो हाँ, तो क्या वो इंटरसेक्ट करती है? ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हम पहले जो आपका, मैं अभी आपको टर्म बताऊंगी कि क्या हम इनका कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इज देयर अ सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब कोई ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो आप 9th में क्या करते थे? तुक्का मारते थे कि इसके सॉल्यूशंस निकाल लिए, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लिए, फिर कोई ना कोई आपस में मैच कर जाता था, एक कॉमन निकलता था, या फिर आप उसको ग्राफ में प्लॉट करके निकालते थे। अब वो ग्राफ का सिस्टम क्या होता है? हर बार ग्राफ ड्रॉ करना आसान नहीं है ना? और नंबर बड़ा हो जाए, 100x तक चला जाए, फिर क्या करोगे? बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, है ना? तो हम हमेशा क्या करते हैं, ग्राफ को तो हम ड्रॉ करते ही है, बट साइड बाय साइड वी ऑलवेज लुक फॉर अ अलजेब्रिक मेथड। हम नंबर सिस्टम ना फॉर्मूलाज में, क्योंकि नंबर सॉल्व करने बड़े आसान होते हैं, तो हम पहली चीज इसको यही सीखेंगे आज और कल की क्लास, 2-3 क्लासेस में ना हम यही करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे कि हम क्या कर रहे हैं। आप मत सोचना, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ना मुझे हफ्ता दो, ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है ना? एक्स और वाई के लिए हमें एक कॉमन पॉइंट निकालना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? चलो अब इस पर आते हैं। 2x + 3y = 6, हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है कि 2x + 3y = 6, 3x + 5y = 9। आपको कहा जाएगा सॉल्व फॉर x एंड y, ये क्वेश्चन आएगा, या सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम है ना, क्योंकि दो इक्वेशंस दे दी। सबसे पहला मेथड आता है जो हमें सिखाया जाता है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत बार ना आपने पॉलिनोमियल्स में किया भी है।
दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा एक मेथड और होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, कट हो चुका है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं क्योंकि आपके सीबीएसई से रिलेटेड ही नहीं है, पर ये इजी था। कभी कभी जब दिमाग में लगाना हो ना चीजों में, तब हम ये क्वेश्चन मेथड करते थे तो लगता था कि हाँ हो गया। राइट, ये काफी चीज जहां पर ना आपकी वेरिएबल्स आते हैं, इस तरह की इक्वेशन आ जाती है ना, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे दिया होता था बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए माइनस बी। तो इन चीजों के लिए ना, सच में कह रही हूँ, ये वाला मेथड बहुत इजी होता है कि सोचना नहीं है कि क्या हो गया ये। ठीक है, पर चलो वी विल नॉट डेल्व इनटू इट, सीबीएस ने डिलीट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। अब आते हैं, सबसे पहला जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे ठीक है, आपने एक ना 9th में क्वेश्चन किया हुआ एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, किया हुआ है ना, वही चीज यहाँ करनी होती है। दोनों में से ना कोई भी इक्वेशन जो आपको अच्छी लगती है ना वो पकड़ लो, जो भी आप चाहते हो। जैसे मैंने 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 किया, किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, वो आपकी मर्जी है, दूसरे वाले को राइट हैंड साइड में भेज दो, और फिर x की वैल्यू निकालो। समथिंग लाइक सेइंग एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y किया हमने, और ये x की वैल्यू निकालकर हमने दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दी। 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 9। बात समझ में आया? Get the value of any one variable, I say x, in terms of y. Put that value in the second equation. तो आपके पास देखो पूरी इक्वेशन ना, ये जो आपने 8th में कभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया होगा ना, उसकी फॉर्मेट में बन गया। समझ में आ गया? अब हमें सिर्फ अपने अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग रखना है। हमने अब इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, बड़े आराम से, बिल्कुल गलती ना करते हुए। देखो 6 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस 9y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 9। फिर मैं क्या कहती हूँ, जब फ्रैक्शन ज्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम 2 का आ गया, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 18 माइनस 9y प्लस 10y इक्वल टू 18। हाँ जी, इधर आ जाओ रियो, कम है। ठीक है बेटा, और यहां से ये 18 और ये 18 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ जाता है y इक्वल टू 0। तो ठीक है, y की वैल्यू 0 आ गई ना। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को 0 को हमें, अब आपके पास तीन चीजें हैं, या तो ये मेन इक्वेशन दो जो थी हमारे पास, या फिर ये x इन टर्म्स ऑफ y, किसी भी एक में पुट कर दो। बात समझ में आया? y इक्वल टू 0 अगर हुआ तो x क्या होगा, तो मैंने कहा x को क्या करना है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इन दोनों सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशंस में x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 क्या बन जाता है, कॉमन सॉल्यूशन। आप खुद देखो, अगर इस वाली में आप x की जगह 3 पुट करते हो और y की जगह 0 पुट करते हो, तो 6 बनता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस वाली में x की जगह 3 पुट करते हैं और y की जगह 0 पुट करते हैं, तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। समझ में आ गया? सो द टू इक्वेशंस दे हैव अ सॉल्यूशन विच इज 3,0। ग्राफ में लिखेंगे तो हम कहेंगे 3,0, एल्जेब्रिकली लिखेंगे तो हम कहेंगे x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0। ये सबसे पहला मेथड है समझने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। समझ में आ गया? चलो आपको एक क्वेश्चन दो अब करने के लिए, करोगे ना? हाँ, तो हमारा मतलब मैं होमवर्क भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है ना। तो ये है 4x माइनस 3y
इक्वल टू 8, x माइनस 2y इक्वल टू -3। सॉल्व। कभी कभी लिख देते हैं, कभी कभी नहीं भी लिखते। अगर लिखा जाए तो उसी मेथड से सॉल्व करना, नहीं लिखा जाए तो मेरी मर्जी। ठीक है, जो मुझे अच्छा लगे उसके हिसाब से। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि मुझे वही आता है। अब इन दोनों में से विच वन आई विल पिक अप टू सब्स्टिट्यूट। अब थोड़ा सा सेकंड को उठाएं या फर्स्ट वाले को उठाएं? सेकंड को क्यों उठाएं? क्योंकि x के पास कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो अगर मैं x यहाँ पे लिखती हूँ तो -3 + 2y, मेरे पास ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे मर्जी करो, बट थोड़ा सा स्मार्टली हम काम करते हैं। इफ आई एम जस्ट वर्किंग लाइक यू नो कि मैं प्रो की तरह काम करती हूँ, कि ये मैंने काम अपना आसान किया, उसकी तरह। 4 -3 + 2y, बाकी बच्चे जो भी करो ना, कोई गलती नहीं होने वाली है। मतलब मैं यहाँ से x को उठा रही हूँ ना अगर, तो उसमें कोई आपको गलत नहीं करने वाला। मतलब आई एम वेरी प्रो इन माई कैलकुलेशंस, कि मुझे जो मर्जी दे दो। ये भी कर सकते हैं। समझ में आ गया सहज आपको? यस मैम। समझ में आ गया बेटा? y is 4। इफ आई पुट दिस y यहाँ पर, तो x की वैल्यू -3 + 2 × 4। देखो अभी मैं ना प्रेजेंटेशन वे से नहीं चल रही हूँ कि कैसे लिखना है पेपर में, वो नहीं सिखा रही हूँ अभी, मैं सिर्फ सॉल्व करना सिखा रही हूँ। x = 5, y = 4, वरना क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, फिर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, देन वी से पुट x इन इक्वेशन 1, या पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर जो आपका y = 4 आया, पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन इसको 3 ले लेते हैं। समझ में आया? वो एक सिस्टम से चलना हुआ, मैं उस पर अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ, वो सब समझ में आ जाता है वंस वी नो द टेक्निक। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन दू, इजी है मेथड ये। ठीक है, अब आपके पास है, लेट मी से 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। सॉल्व बाय, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन ही आता है अभी, सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे कम यूज होने वाला मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसके बाद जो आएगा वो होता है एलिमिनेशन, जिसको हम वाइडली यूज करते हैं। क्योंकि इसमें लिखना बहुत पड़ता है, उसमें भी लिखना कम होता है, पर कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन ले रही हूँ, लेट मी से 3x = 4 - 2y, x = 4 - 2y/3। चलो मैं चुप रहूंगी। तो दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 1। So I have the LCM 3 चाहिए वो। कहाँ गलती की? देखो,
हो गया? समझ में आ गया ये? हाँ जी, क्या गलती हुई है? सहज आपका सॉल्व हो गया बेटा ये? मैम मैंने बस उल्टा सॉल्व किया था, कोई बात आंसर नहीं, सेम आया है। आंसर सेम आया तो दैट्स फाइन। उल्टा सॉल्व किया, नो वरीज। वो आपकी मर्जी होती है ना, जैसे मर्जी, मतलब यू टेकन द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, है ना? यस मैम। दैट्स नॉट प्रॉब्लम। हाँ जी, तुम्हारी गलती कहाँ है? नहीं पता लगी कहाँ गलती हो कि नहीं? पता चल गई है ना? सॉल्व करके लाना है इसको घर से, होमवर्क। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला दिया जाता है, 5x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 20 इक्वल टू 12। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू को 12y प्लस 20 अगर हम लेकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वी हैव 5 12y प्लस 20 प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 60y प्लस 100 प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 64y इक्वल टू माइनस 96 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। ठीक है, और y की वैल्यू को हमने पुट किया इन दिस इक्वेशन, तो x इज 12 इंटू -3/2 प्लस 20, है ना? ये करेंगे तो यहाँ से 6 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई? -18 प्लस 20 विच इज इक्वल टू। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन मिस्टेक है कोई? सबका आंसर आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3/2। ऐसा ही अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए, चलो एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मुझे लगता है मैं दूसरा मेथड भी करवा ही देती हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। तो अगर बाकी बच्चे भी आ जाएंगे ना तो इसी पे फिर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसकी बुक ना हम शुरू करते हैं थोड़े टाइम के बाद, मतलब थोड़ा बहुत मैं सिखा दूंगी, क्योंकि बुक में ना वो जैसे सिखाना चाहते हैं ना, उससे अच्छा है कि वैसे मैं करवा रही हूँ वही कर ले। देयर वाज दिस क्वेश्चन इन एनसी अपने आपके
ये स्ट्रेट अवे 9 से नहीं है तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाला है। अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं ना कि बोर्ड्स में आया है, देखो, p of x is equal to x square minus 5x plus 6, then find the value of p of 1 plus p of 4। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके 9th का नहीं है तो कहाँ का है ये? मतलब p1 p4 तो 9th में हमने 10th में करवाया भी नहीं है पॉलिनॉमियल्स में, ठीक है ना। तो अपने 9th के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज करवा देती हूँ सारे, वो याद रखना। ये डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल ये सब 9th 10th में आया हुआ है आपके। अच्छा, और 10th में ना, आई डोंट नो इफ मेनी ऑफ यू नो, जोन वाइज पेपर भी होते हैं। देयर इज नॉर्थ जोन, साउथ जोन। तो अगर आपके वाले जोन में नहीं आया ना, किसी और जोन में जरूर आया होगा, जीरो पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहां से आई टेक द वैल्यू ऑफ x, put it here, LCM is 1, 27 minus 9y plus 8y equal to 10. So from here I will get minus y equal to minus 17। खत्म हो गया, y की वैल्यू आ गई अच्छी सी 17, है ना। और यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू निकाली है तो 9 माइनस 3 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2। तो 17 3 सा कितना होता है 51 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 42 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 21। ठीक है, सेट समझ में आ गया आपको ये? यस मैम। ठीक है, तो जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है ना वो लिखो। 2 क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके बाद नेक्स्ट मेथड करवा देती हूँ। 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू माइनस 2, x बाय 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा जरूरी नहीं है हो जाए, पर अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। 2x डिवाइडेड बाय a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 4। ये वाले क्वेश्चंस मैं कहती हूँ कि अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता हो ना, तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान हो जाते हैं। वहां पे ना आप मैकेनिकली काम करते हो कि बस एक सिस्टम दे दिया, उसमें बस वैल्यूज फीड की और आंसर आ गया। देखो ना, मशीन की तरह काम किया, बस स्टेप्स फॉलो कर लिए, बस खत्म। इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पर अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करोगे या फिर अगर आप इसको एलिमिनेशन से भी करते हो, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। बट इफ आई गो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो बहुत मैकेनिकल सा प्रोसेस हो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं, ये दोनों तो चीजें आपकी होमवर्क में है। अब मैं नेक्स्ट मेथड भी आपको करवाई देती हूँ, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कल भी इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। कल अगर आपकी क्लास है और बाकी बच्चे भी अगर आई एक्सपेक्ट आ जाएंगे, तो उसमें भी मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करवाऊंगी, ठीक है। एक दिन कल हम लगाएंगे इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में। देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड कॉन्सेप्ट। इसके बाद लीनियर इक्वेशंस हमारा ना बुक से करने लायक हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया, जैसे पहले वाला था 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। ये पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था। एलिमिनेशन जैसे नाम कहता है, एलिमिनेट कर दो, किसको? किसी भी एक वेरिएबल को। पर वो कैसे होगा? दो चीजें हमने एलिमिनेट करनी है, बिल्कुल खत्म करनी है। अगर 2 को मुझे बिल्कुल खत्म करना है तो इसका काउंटर क्या है? -2। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आए, डिवीजन में नहीं जाते, वो मान जाएगा फिर भी डिवाइड करेंगे तो, है ना। मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। आई कैन नॉट से मल्टीप्लाई बाय 0 खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हमें करना। तो अगर मुझे सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी एक चीज को खत्म करना है, तो उसका काउंटर उसका एडिटिव इनवर्स होता है, जो कि है -2। इन दोनों को ऐड किया, आई विल गेट 0, ठीक है। तो ऐसे ही एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के पास अपने अपने कोएफिशिएंट्स हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उन दो वेरिएबल्स को उनके कोएफिशिएंट समेत हम क्या कर दें,
एलिमिनेट। अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये अगर मैं दोनों में x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो एलिमिनेशन एक तो सब्ट्रैक्शन में होती है। याद है जब डिविजन भी करते थे, याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो आप क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर इन माइनस साइन करते थे, साइन चेंज। ठीक है, तो साइन चेंज का मतलब है हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके पास कोएफिशिएंट है 4, इसके पास कोएफिशिएंट है 1, तो सेकंड इक्वेशन को पूरी की पूरी को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 से। एक बार देख लो मैं क्या कर रही हूँ। पहली इक्वेशन तो मेरी है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, और दूसरी वाली को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, x इंटू 4 4x माइनस 2y इंटू 4 माइनस 8y एंड माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, पहले तो ये लिख लो। ठीक है ना, हमने दूसरी वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमें सारी की सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो दैट द इक्वेशन रिमेन्स द सेम। अब अगर मुझे इस 4 को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। याद है ना, यूक्लिड ने कहा था इक्वल जो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ और राइट हैंड साइड को भी सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। समझ में आ गया। अब हर बार हम ऐसे नहीं लिखते, लेफ्ट हैंड साइड को भी सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड को भी सब्ट्रैक्ट किया। ये समझाने का वे है, अगर नहीं समझ में आता इसको हम फास्ट वे में क्या करते हैं, हम कहते हैं सबके साइन चेंज कर दो। यहाँ प्लस था, ये बन गया माइनस, ये माइनस है बन गया प्लस, यहाँ पे माइनस है, ये क्या बन गया, प्लस। अब इन नए साइन के साथ ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो प्लस में है और ये माइनस बन गया। ये -3 है और ये +8y है। -3 + 8 कितना होता है, 5y प्लस साइन के साथ, और यहाँ पर है +8 और ये माइनस की जगह क्या हो गया, +12, कितना हो गया 20। तो y की वैल्यू क्या हो गई, अब अगर x चाहिए तो इस y की वैल्यू को कहीं भी डाल दो, पुट y एज 4, किसी में डाल दिया 4x -3 इंटू 4 इक्वल टू 8, 4x इज इक्वल टू 20। एलिमिनेशन कहता है किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दो दोनों इक्वेशंस में, जैसे मर्जी, चाहे एक को मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़े, और फिर उसे एलिमिनेट कर दो। आपके पास दो वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल आ जाएगा और उससे आप आंसर निकाल सकते हो। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वी यूज एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ना इसमें स्टेप्स कम है। मल्टीप्लाई किया सेम नंबर के साथ, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास y इक्वल टू 4 है। आउट ऑफ द टू, सीरियसली अगर दोनों में सेट करोगे ना, आपको हमेशा एलिमिनेशन ही अच्छा लगेगा करना। ठीक है ना, सहज आपका भी हो गया ये। यस मैम। समझ में आ गया। हाँ जी।
नेक्स्ट करवाती हूँ। मान लो अगर हमें ये दिया क्वेश्चन 7x माइनस 2y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15। कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे और किस नंबर के साथ? सबसे आसान है, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है ना, इजी है। वरना जैसे मर्जी करो, मतलब इसको मैं अगर कहूं कि आई मल्टीप्लाई दिस विद 4 एंड दिस विद 7, दैट इज ऑल्सो फाइन। पर मुझे दिखा करो स्टार्ट इसको। मुझे दिखा कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 6। आई कैन इजिली मेक दिस 2 as 6 by multiplying by 3। तो मेरे पास आ गया 21x माइनस 6y इक्वल टू 27, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15। अब क्या इन दो इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे? हमारा बेसिक एम क्या था? ताकि हमारा एक कांस्टेंट, जो एक वेरिएबल है, वो एलिमिनेट हो जाए। पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूं, इन दोनों वाले वेरिएबल के साइन क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर एक प्लस एक माइनस है, तो ये रूल नहीं है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, रूल है एलिमिनेट करना है। तो सिंपली ऐड कर दो। रूल हमारा ये नहीं कि सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा बेसिक एम है कि हमें एलिमिनेट करना है। तो अगर हमें एलिमिनेट करना है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट के साथ हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट के बिना हो। समझ में आ गया? तो अब ये बेसिक एडिशन का रूल फॉलो करेगा। दिस इज 25x और यहाँ पर अगर इसे ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42/25, जो कि बिल्कुल आ सकती है क्योंकि ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है हमारा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू परमिसिबल होती है कोऑर्डिनेट में। अब क्या करेंगे हम? इस x को पुट कर देंगे इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस। 7 into 42/25 minus 2y equal to 9। अब यहाँ पर ना हमारी सारी अरिथमेटिक वाली स्किल्स काम में आएंगी। इसको सॉल्व करना है तो -2/9 माइनस 294/25। अब इसके बाद काम होता है। अब ये y का 2 कहाँ जाएगा? 69 क्या बन जाएगा नीचे? 50। समझ में आता है ना ये हमें? दिस इज डिविजन बाय 2। तो आपने दूसरी वाली फ्रैक्शन को भी 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड का मतलब है दैट 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर। सो इट विल बी 69/50। तो हमारा आंसर आ रहा है 42/25 x की वैल्यू, और y की वैल्यू आ गई 69/50। इतना लिख सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल अभी नहीं है फिलहाल हमारा। ठीक हो गया? अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर। कर लिया सबने? ठीक है। शायद आई सपोज आपने भी कर लिया होगा। यस मैम। ठीक है बेटा। 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, 5x माइनस 7y
इक्वल टू -2। अब इसमें ऐसा कोई हमारा नंबर नहीं है जो एक नंबर दूसरे में बन जाए, है ना। तो इसमें अगर हमें नंबर को सेम करना है ना, तो पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली, या तो x को सेम करें या y को, पहले चूज करो किसको सेम करें। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, ठीक है ना। कोएफिशिएंट सेम करना है, तो जैसे मर्जी कर दें हम। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 20x माइनस 15y इक्वल टू 5, 20x माइनस 28y इक्वल टू -8। अब दोनों हमारे कोएफिशिएंट्स के साइन प्लस प्लस में है। जब दोनों के साइन सेम हो तो माइनस करना हमें बेनिफिट, हाँ नीचे वाली के, क्योंकि वो हमारे पास पहले लिखी हुई है ना। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना, बट आंसर हमारा हमेशा सेम आएगा। देख, अगर मैं इसको माइनस इक्वल टू -8 ऊपर लिख दूं ना, और ये लिख दूं, तुम्हारे आंसर में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, दोनों चीजों को सॉल्व कर लो, ये तो खत्म ही हो गया। इन एनी केस -28 प्लस 15 कितना आया, -13y, और यहाँ कितना आ गया, -8 -5 हो गया -13। यहाँ पर भी देख लो, वो साइन पहले तुम्हारे पास आ रहा था 13y इक्वल टू 13। दोनों केस में y की वैल्यू 1 आएगी। अगर आप इसमें x को y को भी सेम कर दोगे ना, तब भी, प्रोवाइडेड कैलकुलेशन हमारी ठीक हो, प्लस माइनस में कोई गलती ना हो, कैलकुलेशन सही हो, हमारा आंसर वही आएगा, जैसे मर्जी कर लो। नंबर्स की ना खासियत यही होती है, आप जैसे मर्जी हाथ पांव मरोड़ लो, जैसे मर्जी कर लो, हमारा टारगेट वही रहेगा। समझ में आ गया। नंबर्स की ना कोई भी, जैसे फॉर्मूला कुछ भी लगाओ, अगर 2-3 फॉर्मूला के साथ आंसर वही आ रहा है ना, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 1 को मैंने पुट किया 4x। अब आप मुझे कहोगे मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में क्यों पुट किया, बस आदत होती है और कुछ नहीं, कि वो पहले लिखी हुई है। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। अब इसी y की वैल्यू को अगर आप दूसरी में भी डालते हो, तब भी आंसर आपका वही आएगा। y इक्वल टू 1 अगर मैं इसमें भी पुट करती हूँ, लेट मी से ये वाली में डालते हैं, 5x माइनस 7 इंटू 1 इक्वल टू -2। तो यहाँ जाएगा 5x माइनस 2 प्लस 7 हो गया, 5x इक्वल टू 5x की वैल्यू फिर भी 1 है, ठीक है ना। ये तो हुआ हमने सॉल्विंग की। आपके बुक में तो एज लिस्टेड नहीं था, वरना हमें, आई रिमेम्बर, ये क्वेश्चन होता था वेरीफाई द रिजल्ट, ठीक है। तो उस वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, वो जरूरी पता क्यों होता है, एक आदत पड़ जाती है। पता क्या होता है वेरिफिकेशन, आई स्टिल रिमेम्बर, हमें कहा जाता था, हमारे ना मतलब प्रॉपर 1 महीना एक्सरसाइज नहीं चलती थी कि वेरीफाई द रिजल्ट, पेपर में आता भी था। उससे एक इनहेरेंटली दिमाग में आदत क्या पड़ गई, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 आया ना, अपने आप दिमाग में वो इक्वेशन जाती है कि वहां से आंसर सही आया कि नहीं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 विच इज 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में आपने पुट किया 5 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 -2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 12। इसका मतलब ये एक ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करता है। दिस इज वेरिफिकेशन, ठीक है ना। क्लियर हो गया। बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद 2 होमवर्क के लिए दूंगी, 2 क्वेश्चंस वो हो गए ये, प्लस जो क्लास वर्क है उसको दोबारा से करना। और अगर थोड़ा सा मेहनत करो ना, सिर्फ ये देखो कि कौन सा मेथड इजी है कौन सा मुश्किल है। तो जो क्वेश्चंस हमने एलिमिनेशन से किए हैं, डू बाय सब्स्टिट्यूशन, और जो हमने किए हैं सब्स्टिट्यूशन से गो बाय एलिमिनेशन। बाकी तो अपनी मर्जी होती है, अपनी जिद होती है कि नहीं मैम यही अच्छा है, बट एज अ जनरल प्रैक्टिस ना, एलिमिनेशन इज अ प्रेफर्ड मेथड।
जैसे अभी इस इक्वेशन में है x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x/2 प्लस 3y इक्वल टू 10। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, पहली बात तो जो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी, सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन, है ना। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जहां पे मुझे एक फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट दिख रहा है ना, मैं उसे हमेशा क्या करूंगी, एलसीएम लेकर काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या बन गया, 3x प्लस 6y इक्वल टू 20। होपफुली ये सबको समझ में आता है ना। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब बच्चे आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो इसको, ये नहीं कर सकते वैसे, क्यों करने को कहा है ये। तो मैं इसको ना अभी डाउटफुल रख दो, ये हम थोड़े टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद आएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना, अभी जो सॉल्व करो ये वाला है, 4x प्लस y/3 इक्वल टू 8/3, x/2 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5/2। Solve the following system of equation. So you can go by elimination also, you can go by substitution also, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, the first thing I would always suggest is take LCM। पहली स्टेज में ना, जब हम प्रो थोड़े से हो जाते हैं ना, थोड़े से प्रैक्टिस हो जाते हैं, समझ में आता है चीजों को, पहले 2-3 महीने तो मैं कहूंगी हमेशा एलसीएम लो। लेकिन एलसीएम लेना हमेशा मुझे लगता है नंबर्स को आसान कर देता है। फर्दर करना पड़ेगा उसको एलिमिनेशन के लिए, पर ये मैंने सिर्फ अभी इसको एलसीएम लेकर ये बनाया है। यहाँ पे बेटा ये वाला 12 पे गया, y के पास रहा, यहाँ पे 3 ऑलरेडी था, वो कैंसिल होकर 8 बन गया। कॉमन एलसीएम हो गया ना सबका, यहाँ पे कॉमन एलसीएम 4 हो गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। चलो, इसके मतलब बस मुझे एलिमिनेशन करनी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 के साथ। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 36x प्लस 3y इक्वल टू 24, 2x प्लस 3y इक्वल टू -10, माइनस माइनस प्लस। अपने नए साइन के अकॉर्डिंगली ये अब ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, 34x इक्वल टू 34, तो x की बड़ी प्यारी सी वैल्यू आ गई, है ना। देखने में जितना भयंकर लगता है ना हमें, उतना ही आसान आंसर होता है। और मैंने टाइम्स वी गेट सो यूज्ड टू इंटीजर्स की 1 2 3 वैल्यू आएगी, -1 -2, कभी कहीं फ्रैक्शन वैल्यू आ जाना तो 4 बार क्वेश्चन चेक करते हैं कि आंसर सही आया है ना। जैसे वो 69/50 आई थी, और आती है एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आती है आंसर में, तो 2 बार तो मैं ही सॉल्व करवाती थी। अच्छा ये ठीक है कि नहीं है, 12 into 1 प्लस y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4। तो x एक्सक्यूज इक्वल टू 1, हाँ जी बेटा बोलो। मैम, मेरे सेकंड इक्वेशन का एलसीएम में कुछ और ही आ रहा है। कैसे आ रहा है भेजो। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू -20। वो भी ठीक है, बिल्कुल आपने एलसीएम ही 4 ले लिया, मतलब आपने एलसीएम 8 ले लिया उस टाइम में, फिर यस मैम। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, नो वरीज, बिल्कुल ठीक होगा आपका आंसर, कोई फर्क नहीं आएगा। मैम आपने कैसे किया था? मैंने बेटा एलसीएम 4 ले लिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ,
ओके। ठीक है ना? हाँ, आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपका आंसर जो फाइनल कैलकुलेशन है वो भी यही आएगा, आंसर -4 ही रहेगा। इवन इफ यू टेक एलसीएम 12 ऑल्सो, मतलब अगर आप कोशिश करो ना कि मैं 12 ले लूं एलसीएम, तब भी यही आंसर रहेगा। ओके मैम। ठीक है ना? राइट, चलो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस देती हूँ। हाँ, नहीं करूंगी अब तो, नंबर लेके आना ना तुम्हारे, अब ऐसे करना बनता है ना। मेरे पास है ये 0.4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1.2। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 10 मिनट पहले भी कर लोगे क्वेश्चन होमवर्क के। स्कूल शुरू हो गए तुम्हारे? तो चल ही रहे हैं, है ना? हाँ, दुख के साथ। पता क्या है, 9th से उभरते नहीं हो कि 10th शुरू हो जाती है। तुम्हारा बहुत जल्दी शुरू करती है, तुम्हारा सच में बहुत जल्दी शुरू कर दिया, मतलब रिजल्ट निकाला साथ ही क्लासेस शुरू। तो ये 2 होमवर्क है, ठीक है? मैं पहले ना इनके आंसर्स भी साथ देती थी, पर मैं अब नहीं दूंगी। मुझे ना वो एक चीज याद आती है, पहले मैंने बहुत साल पहले एक जोक पढ़ा था कि द टीचर सेज कि ना, मैथ टीचर ही ऑफ कोर्स, तो तब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं सिर्फ मैथ पढ़ाऊंगी, तो मैं सिर्फ पढ़ती थी बिकॉज आई वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो मुझे कुछ भी तो मैं पढ़ना शुरू कर देती थी, मतलब यू कीप एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इफ इट हैज समथिंग ब्लैक एंड व्हाइट ना, आई विल स्टार्ट रीडिंग इट। तो उसमें एक जोक था, तो टीचर सेज कि वो क्वेश्चन देता है, एकदम बच्चा कहता है कि सर मुझे आंसर बताओ उसका, कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो सर कहते हैं कि नहीं बेटा, आपको ना जब भी आंसर ऐसे चेक करना हो ना, निकालना हो, तो आपको उसी क्वेश्चन को 3-4 बार करना चाहिए, यू गेट द आंसर। कहता हाँ सर, मैंने वही किया था, और ये रहे मेरे 3 बार अलग आंसर। ठीक है ना? तो होपफुली 2 बार चेक करने के बाद आपके आंसर आ जाए, है ना? चलो, जो मर्जी।